हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग हेल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्लास 12th। क्लास 12th में इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपके हैं। एक 1 मार्क एमसीक्यू, एक 3 मार्क्स शॉर्ट आंसर और एक 6 मार्क लॉन्ग आंसर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल टॉपिक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हमने कुछ वीडियोस में डिवाइड किया है। 6 या 7 वीडियोस की सीरीज है, जिसमें आपका कंप्लीट चैप्टर एक सीक्वेंस वे में कंप्लीट होता है। आप कंप्लीट कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियोस को रेगुलर सीरीज में देखते रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बेटा, क्लास 11th में हमने सीखा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था। बट इन स्पाइट ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेट अप टू रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से सेटअप किए जाते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि वो अपने मेंबर्स और सोसाइटीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? जैसे आपके स्कूल आपको एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ सोशल क्लब्स होते हैं जो अपने मेंबर्स को एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट अप नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द सोसाइटीज। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ही हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ के नाम से जानते हैं। तो आपको मीनिंग क्लियर है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशंस जिसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ एनपीओ। चलिए पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे हमने इसका मीनिंग समझा, उसी तरीके से इसकी फीचर्स इसके मीनिंग में ही क्लियर है। जैसे पहली फीचर इसकी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। एनपीओ इज हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर मेंबर्स। ये अपने मेंबर से हटकर होता है। सेकंड पॉइंट होता है नो मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। एनपीओ का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सेटअप करने का ऑब्जेक्ट होता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। सर्विसेज वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज वो सोसाइटीज को प्रोवाइड करते हैं। तीसरा पॉइंट नो प्रॉफिट मोटिव। इनका कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि एनपीओ कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं करते। एनपीओ अपनी एक्टिविटीज के कारण कई बार प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ना कहकर सरप्लस के नाम से जानते हैं। सरप्लस मींस क्या होता है? जब मतलब सरप्लस कुल मिला के प्रॉफिट का ही नाम है, बट जैसे हमने पढ़ा कि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो इंसिडेंटल प्रॉफिट होते हैं उसे हम सरप्लस के नाम से जानते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की मेन सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जिसमें से मेन सोर्स सब्सक्रिप्शंस हो गया, जो उनके मेंबर्स के द्वारा पे किया जाता है, डोनेशंस हो गई, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गई, एटसेट्रा। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब दोज स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। दीज इंक्लूड्स रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन्हीं स्टेटमेंट्स के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है और ये कैसे बनाई जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। ये समरी है कैश बुक की।
कैश बुक जिसमें सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। बेटा जिस तरह आपने क्लास 11th में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में कैश अकाउंट बनाया था, उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग द बैंक ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। ये एक साल में होने वाले सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड हियर। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। कुछ फीचर्स होती है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये ध्यान से समझेंगे तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के कंप्लीट कंसेप्ट हमें क्लियर होंगे। जैसे देखते हैं कुछ फीचर्स। पहली फीचर्स है समरी ऑफ कैश बुक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक में सारे ट्रांजेक्शन्स डेट बाई डेट लिखे होते हैं। यहाँ पे हम उसकी समरी बनाते हैं ताकि जितने भी ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी सैलरी पे करी है तो टोटल सैलरी का अमाउंट, अलग अलग हेडिंग्स में जहां पे आपके पास कैश गया या जहां से आपके पास कैश आया उनको हम समरी वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट लाइक कैश अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश अकाउंट बनाते थे, उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। देखो वर्ड है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मीन्स एक साल में होने वाले कैश ट्रांजेक्शन्स उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। एक साल में जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश आया उसे रिकॉर्ड करो, कैश गया उसे रिकॉर्ड करो, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर नहीं आता। इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। अगर आप रियल अकाउंट की बात करते हैं, रियल अकाउंट का पर्पस क्या होता था? रियल अकाउंट हमें रूल बताता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स जहां से भी आपके पास कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, उन ट्रांजेक्शन्स को हम डेबिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस फीस रिसीव्ड डेबिट साइड, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव्ड डेबिट साइड, डोनेशन रिसीव्ड डेबिट साइड। और जहां जहां आपके पास कैश जा रहा है आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। कैश रिड्यूस होने के कैश एक्सपेंसेस, जैसे आपने सैलरी पे करी, वेजेस पे करा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे करी, ऑनरेरियम पे करा, तो आप जितने भी कैश एक्सपेंस है उसको आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम। ये कैश बेसिस सिस्टम पे प्रिपेयर किया जाता है। कैश बेसिस सिस्टम मीन्स अ सिस्टम इन विच transactions are recorded only when they settled in cash, whether they are related to current period or not. कैश बेसिस सिस्टम वो सिस्टम जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को जब ही रिकॉर्ड करते हैं जब उनका कैश सेटलमेंट हो जाता है, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सैलरी इस साल के साथ साथ पिछले साल की भी अगर हमने कोई सैलरी पे करी है तो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस सिस्टम के ही ऊपर आपका एक पॉइंट आता है कि नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम। कैश बेसिस सिस्टम में हम ट्रांजेक्शन्स को जब भी रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअल में कैश में सेटलमेंट होता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, इनकी हम कोई भी एंट्री नहीं करते। डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का मीनिंग आपको वैसे भी क्लियर है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर होती है
कि कैश ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सेल ऑफ एसेट्स किया है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने कोई कैश परचेजेस ऑफ एसेट्स किया है तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स किया है, क्या हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आते हैं। अगर हम अगली फीचर्स की बात करें तो उसी के बेस पे आपकी फिर एक फीचर बनती है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स सच एज डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड। आपको पता है कि अब बार बार हम एक ही वर्ड कर रहे हैं कि कैश ट्रांजेक्शन्स आएगा तो डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां पर ओपनिंग बैलेंस जो होता है, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अब जो हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में ये ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस को शो करता है, जबकि जो क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे हम कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर है आप सबको? चलिए अब इसके फॉर्मेट्स की तरफ देखते हैं कि इसका फॉर्मेट हम किस तरीके से बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। टी शेप फॉर्म में बनता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड जहां पे हम सारी रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड जहां पे हम सारी पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए हमारे वही 3 रूल्स। पहला रूल, इट इंक्लूड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में होने वाले सारे कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है। सेकंड रूल, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आइटम। कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर आइटम्स में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता। थर्ड, डेबिट ऑल द रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। अगर हम अपने इसी पॉइंट पे देखें तो इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज मीन्स दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस जो आपका कैश का ड्यूरिंग द ईयर, जो आपका स्टार्टिंग में कैश का बैलेंस था, कैश और बैंक का बैलेंस, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड बैंक। अब जितनी भी आपके कैश रिसीव्ड्स है ड्यूरिंग द ईयर उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं आपको समझाने के लिए, जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, डिविडेंड्स, रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी रिसीप्ट्स, चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट्स हो या रिवेन्यू रिसीप्ट्स है, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीप्ट्स करी है तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलर वे में जितनी भी कैश पेमेंट्स है ड्यूरिंग द ईयर, बार बार रिपीट कर रहे हैं, कैश पेमेंट्स, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नहीं आती। कैश पेमेंट्स जैसे कुछ एग्जांपल्स, सैलरीज, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर, म्युनिसिपल टैक्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे जितनी भी कैश पेमेंट्स हैं हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब अल्टीमेटली जब हम बैलेंस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। आपके क्लोजिंग बैलेंस जो है एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास कैश और बैंक का जो भी बैलेंस बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट है, जो हमने कैश अकाउंट पढ़ा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, बिल्कुल सिमिलर वे में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। ये पीरियोडिक स्टेटमेंट है, यानी ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए अब करते हैं सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे हमने पढ़ा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप नॉट टू अर्न द प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। Instead of preparing the profit and loss account, they prepared income and expenditure account. Income and expenditure account बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है। सभी प्रोसेस उसी तरीके से तैयार किए जाते हैं, बस नाम चेंज कर दिया गया है। नाम क्यों चेंज कर दिया गया है?
क्योंकि जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं कि एनपीओ प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेटअप नहीं होता, ठीक उसी तरह यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता, उसकी जगह हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द एनपीओ। एनपीओ को अपने सारे खर्चे और सारे इनकम के बाद अगर कुछ गेन होता है तो उसे हम सरप्लस के नाम से जानते हैं, अगर खर्चे ज्यादा हो गए तो उसे हम डेफिसिट के नाम से जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द करंट ईयर रिकॉर्ड करता है। अब अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही वे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, बिल्कुल सेम। जब आप आगे इसके अकाउंट को बनाओगे तो आप देखोगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाया जाएगा। इट इज प्रिपेयर टू ascertain डेफिसिट और सरप्लस। ये दो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरप्लस और डेफिसिट। अगर हम सरप्लस की बात करें, सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? सरप्लस का मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब किसी एनपीओ की इनकम्स उसके एक्सपेंस से ज्यादा होती है तो दे अर्न द सरप्लस, उन्हें सरप्लस होता है। और डेफिसिट इसका बिल्कुल रिवर्स, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर खर्चे ज्यादा हो, इनकम कम हो तो उसे हम डेफिसिट के नाम से जानते हैं। वही सरप्लस मीन्स आप प्रॉफिट कह सकते हो और डेफिसिट का मतलब आप लॉस कह सकते हो, बट टेक्निकल टर्म्स में हम इसको सरप्लस और डेफिसिट वर्ड ही यूज करेंगे। इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल में आपने रूल पढ़ा है कि नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं। नॉमिनल में रूल होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी लॉस है ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन्स। जितनी भी आपकी इनकम है, जितनी भी आपके गेन है, उसको आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। इट रिकॉर्ड रिवेन्यू नेचर आइटम ओनली। सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। रिवेन्यू नेचर मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, जिनका बेनिफिट हमें ड्यूरिंग द करंट ईयर ही कंप्लीट हो जाता है, उसे हम रिवेन्यू नेचर आइटम्स कहते हैं। कैपिटल नेचर आइटम आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो हम सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पे भी उसी पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम रिकॉर्ड किया जाता है। प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस सिस्टम। देखो, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या सीखा था कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम, whereas income and expenditure account is prepared on accrual basis system। accrual basis system का मतलब क्या होता है? accrual basis system हम कह सकते हैं transactions related to current year are recorded whether they settled in cash or not। जो ट्रांजेक्शन इस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमें मिले हो या ना मिले हो, चाहे वो हमने पे किए हो या नहीं किए हो, उन आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, सिर्फ जो करंट पीरियड से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री करते थे, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री करते थे, एक्रूड इनकम वगैरह इन सब की एंट्री करते थे, उसी बेसिस पे यहाँ पर भी होगा
कि ऑल द इनकम्स एंड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नॉन कैश ट्रांजेक्शंस सच एज डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स इज आल्सो इंक्लूडेड. जो नॉन कैश आइटम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस आते थे, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश एक्सपेंस भी आते हैं. इट डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस. इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, बट इसका क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा. आई थिंक आपको इसकी फीचर्स क्लियर हो गई है. अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ. एक फॉर्मेट का ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं. चलिए अब देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट. जैसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कुछ रूल्स सीखे हैं. पहला रूल, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. दूसरा, इट रिकॉर्ड्स ओनली रिवेन्यू नेचर आइटम. एंड थर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस सिस्टम. इन तीन रूल्स के बेस पे आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे. हम एडजस्टमेंट्स को आने वाली वीडियोस में करेंगे. फिलहाल हम एक इसका सिंपल सा फॉर्मेट देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है. जैसे हमने देखा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता. क्रेडिट साइड जितनी भी रिवेन्यू नेचर की इनकम्स है जो इस ईयर से रिलेट करती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. कुछ एग्जांपल्स हमने देखा है, जैसे सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हॉल रेंट रिसीव्ड, कलेक्शन फॉर स्पेसिफिक शोज, मिसलेनियस इनकम. बच्चे को दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स है, सर इसमें बहुत सारे वर्ड्स नए हैं. मुझे पता है बेटा वर्ड्स नए हैं, बट ये वर्ड्स हम आने वाली वीडियोस में ईच एंड एवरी वर्ड्स को प्रॉपर क्लियरेंस के साथ समझेंगे. अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देखिए. हमने सारी इनकम्स जो हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम्स थी, हमने उनको सबको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया. सिमिलर वे में जितने भी हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, रेंट, सैलरीज, अपकीप ऑफ ग्राउंड, इंश्योरेंस, म्युनिसिपल टैक्स, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, कंज्यूमेबल आइटम्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. जितने भी रेवेन्यू नेचर आइटम्स जो इस ईयर से रिलेटेड करते हैं एक्सपेंसेस, उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. नाउ स्टार्टिंग टू क्लोज द अकाउंट. सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों साइड का टोटल करिए. इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, एनपीओ गेट्स द सरप्लस. एनपीओ को क्या मिलता है? सरप्लस मिलता है, और वो सरप्लस यहाँ पे आ जाएगा. आपने क्रेडिट साइड टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया. इन दोनों के टोटल को अगर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर तो एनपीओ को सरप्लस आता है. और अगर एक्सपेंडिचर, इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, अगर एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है, तो एनपीओ को कुछ लॉस होता है. उस लॉस को हम डेफिसिट के नाम से जानते हैं, और वो आपका यहाँ पे आएगा. एक एनपीओ के लिए या तो सरप्लस आएगा या सिर्फ डेफिसिट आएगा. दोनों फिगर्स एक साथ नहीं आ सकती. इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? चलिए अब करते हैं थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ऑफ द एनपीओ. चलिए पढ़ते हैं थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट कुछ भी अलग नहीं है. जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट बनती है, उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी बैलेंस शीट बनाता है. बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एनपीओ ऑन अ पर्टिकुलर डेट. पर्टिकुलर डेट पे एनपीओ की जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितने भी असेट्स है, जो भी उसकी कैपिटल फंड का बैलेंस है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. अगर हम बैलेंस शीट बनाने का तरीका देखें तो बिल्कुल सेम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनती है. इसके फॉर्मेट की तरफ अगर जरा सा ध्यान दे तो इसके फॉर्मेट में उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड में असेट्स आते हैं.
लायबिलिटीज साइड में कैपिटल फंड, कैपिटल फंड यहाँ पे कैपिटल की जगह कैपिटल फंड होता है। व्हाट इज मीन बाय द कैपिटल फंड? कैपिटल फंड कहते किसे है? कैपिटल फंड मीन्स एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज। फर्म के जितने भी असेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज से ज्यादा होती है उसे हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। कैपिटल फंड मीन्स द फंड क्रिएटेड बाय पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द एनपीओ। अगर हम इसकी बात करें तो कैपिटल फंड, इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड कर दी जाती है, सरप्लस को ऐड कर दिया जाता है, डेफिसिट को माइनस कर दिया जाता है। जैसे वहां पे हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, यहाँ पे कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करेंगे, डेफिसिट को माइनस करेंगे। उसके अलावा भी कुछ आइटम्स आते हैं जैसे स्पेसिफिक डोनेशंस के ओपनिंग बैलेंस, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट ऐड करके एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है। बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर पता नहीं क्या क्या आइटम्स लिखे हुए हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा। बट बेटा इन आइटम्स को हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। इनके ईच एंड एवरी आइटम्स को, किस आइटम को हम रिवेन्यू नेचर ट्रीट करते हैं, किस आइटम को हम कैपिटल नेचर ट्रीट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम अपनी लायबिलिटीज की तरफ देखें तो कैपिटल फंड, डोनेशंस जो स्पेसिफिक नेचर्स की होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस सब्सक्रिप्शंस, जितनी भी आपके एडवांस इनकम्स वगैरह है, जो भी लायबिलिटीज और कैपिटल फंड से रिलेटेड आइटम्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड कर देते हैं और राइट हैंड साइड सारे जितने भी एनपीओ के असेट्स है, फिक्स असेट्स, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंस, स्पॉट्स मटेरियल, अल्टीमेटली लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स आपका होना चाहिए। जैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन शो करती थी कि असेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसी तरीके से यहाँ पर भी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? अब हमने तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी तरीके से पढ़ ली है। लास्ट में अपनी वीडियो को कंप्लीट करने से पहले जस्ट 2 मिनट्स लूंगा जिसमें हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने टॉपिक क्या क्या पढ़ा है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्लूड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस मींस ओनली कैश ट्रांजेक्शन, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। रियल अकाउंट इन नेचर, so debit side we record all cash receipts and credit side we record all cash payments, and prepared on cash basis system means those transactions which are settled in cash are recorded here. इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें, इट इज प्रिपेयर टू ascertain surplus or deficit. It is nominal in nature. Nominal in nature means debit all expense and loss, credit all incomes and gains. Prepared on accrual basis system means transactions related to current years are recorded only. It record only revenue nature item. Next, balance sheet. Balance sheet shows the financial position of the NPO. It records all the capital nature items and it records all the assets and liabilities. Clear? चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट।